हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। मैं लक्ष्मण सिंह मैथ मास्टर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर मेरे वीडियो पर कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नई नई अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। तो आज का हमारा क्लास का टॉपिक है बीजगणित यानी अलजेब्रा। आज हम अलजेब्रा पर सामान्य नियम, जो हमारे सामान्य नियम है उसमें चरों का प्रयोग करेंगे। सामान्य नियमों में चरों का प्रयोग करेंगे यानी वेरिएबल्स का। जैसे कि हमारे पास ये वर्ग है, इसका हम परिमाप निकालना चाहें और इसकी भुजा हो L, तो इसका परिमाप हम जानते हैं L जमा L यानी 4L। इसी तरह मान लीजिए हम आयत का परिमाप निकालना चाहें और इसकी ये भुजा L और ये B, ये L, ये B, तो इसका जो परिमाप होगा वो ये होगा, यानी 2 इसमें से कॉमन ले लें हम तो ये हो जाएगा। तो यानी परिमाप क्या हुआ 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये हमारे लिए चर राशि है L और B और इसके ऊपर हम सामान्य नियमों पर ये लगा रहे हैं। तो इसी तरह से हम अंकगणित के कुछ नियम जानते हैं, सामान्य नियम, जिस पर हम चर राशियों पर भी उनको प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आता है योग पर क्रम विनिमयता। योग पर क्रम विनिमयता। यानी मान लीजिए हम 4 + 3 करते हैं तो हमारे पास 7 आता है और 3 + 4 करते हैं तो भी 7 आता है। तो इसको हम बोलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 4 + 3 करें या 3 + 4 करें, तो इसको हम बोलते हैं योग पर क्रम विनिमयता यानी क्रम बदलना। क्रम विनिमयता का मतलब क्रम बदलना। आपने क्या किया कि 3 + 4 किया, 4 + 3 कर दिया। इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से गुणन पर भी ये लागू होता है कि अगर हम मान लीजिए 4 × 3 करें तो ये हमारा 12 आएगा, और 3 × 4 करें तो ये भी 12 आएगा। यानी हमने A को B से गुणा किया चाहे B को A से गुणा किया, सेम आ रहा है। तो ये गुणन पर क्रम विनिमयता, यानी ये कहाँ पर है, गुणन पर। गुणन पर क्रम विनिमयता। इसी तरह से गुणन पर योग पर और गुणन की वितरणता यानी संख्याओं पर वितरणता। योग पर गुणन की वितरणता। आप इसको ऐसे समझिए कि आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए 30 + 1 यानी 30 से गुणा कीजिए प्लस 7 को 1 से गुणा कीजिए, तो ये 210 + 7 यानी 217। तो इसी तरह से ये भी 217 ही आएंगे जब आप गुणा करेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। डिस्ट्रीब्यूटिव
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसकी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की प्रश्नावली हमारी, आज के जो क्वेश्चंस हैं। ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को L से दर्शाया गया है, तो आप इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को L का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए। तो ये हमारे पास मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इनका जो परिमाप होगा यानी पैरामीटर बताया मैंने आपको पहले भी कि इसके आउटर साइड्स का सम कर दीजिए, यानी L प्लस L प्लस L 3L। ठीक है। इसी तरह से एक रेगुलर हेक्सागन है, यानी सम षटभुज दी हुई है, ये इसकी भुजा L से व्यक्त की गई है। इसका परिमाप बताइए। तो परिमाप आप क्या करेंगे, इन सबको जोड़ दीजिए, इस पे एक राउंड लगा के इस तरह से आएंगे तो ये इसका परिमाप होगा, यानी L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L। तो इस तरह से हमारे पास 3 और 3 6 है। अब बात ध्यान रखिए, जिसके सभी भुजाएं बराबर होती है, साइड्स इक्वल होती हैं, उसके एंगल भी इक्वल होते हैं, कोण भी इक्वल होते हैं। तो इसका 6L आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक क्यूब यानी घन दिया हुआ है जो त्रिविमीय आकृति यानी 3 डायमेंशन है, जैसे कि आकृति में दिखाया हुआ है। तो इसके सभी जो फलक है यानी पृष्ठ है यानी फेस है, वो क्या है, सर्वांगसम है यानी आइडेंटिकल है, और सारे क्या है, वर्गाकार है। तो उसको आप यानी स्क्वायर है सारे। तो इस घन के एक किनारे की लंबाई L दी हुई है, तो घन के किनारों की कुल लंबाई के लिए एक सूत्र बताइए। तो आप इसको ये मान लीजिए कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे को मान लीजिए। तो इसके किनारे कितने होंगे, तो एक छत का ऊपर के ये 4 किनारे, तो 4 किनारे तो किसके हो गए, छत के 4 किनारे। फिर आप 4 दीवारी के लगा लीजिए, ये दीवारों के, उसके भी 4 किनारे हो गए। और फिर आप फर्श के लगा लीजिए, कितने किनारे हो गए, तो इसके भी 4 किनारे हो गए। तो इस तरह से जब आप इसके किनारों की कुल लंबाई ज्ञात करेंगे, कुल लंबाई, तो आप क्या करेंगे, इन सबको आप प्लस कर दीजिए, यानी एक, देखिए भाई, 1L 2 3 और 4, तो छत के 4L प्लस इसी तरह 4 दीवारी के 4L प्लस फर्श के 4L, तो इस तरह से 12L उसकी कुल लंबाई होगी किनारों की। अब बात करें हम नेक्स्ट, वृत्त का एक व्यास वह रेखाखंड होता है, वृत्त का एक व्यास वह रेखाखंड होता है जो दो बिंदुओं को जोड़ता है, ये व्यास है, ये दो बिंदु इसके जोड़ रखे जो केंद्र से होकर जा रहा है, ये इसका केंद्र है। तो व्यास को आप उसकी त्रिज्या के पदों में व्यक्त कीजिए। तो भाई आप देखिए कि मान लीजिए कि ये एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है, तो ये त्रिज्या है, ये R है। अगर हम इसको पूरा कर दें तो ये व्यास बन जाएगा। तो व्यास को अगर आप D कहते हैं, D, और त्रिज्या को आप अगर R मानते हैं, तो D की जो वैल्यू होगी व्यास की, वो R जमा R यानी 2R। ये आप आगे भी ध्यान रखें, अगली क्लास में भी आपके काम आ सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तीन संख्याएं 14, 27 और 13 के योग पर विचार कीजिए। हम यह योग दो प्रकार से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि 14 प्लस 27 को जोड़ें और फिर उसमें आप 13 जोड़ें, तो ये हो जाएगा 41 प्लस 13 यानी 54। और इसी को आप पहले इस तरह कीजिए कि 27 प्लस 13 इसको ऐड कीजिए, तो ये पर 40 हो गया, 40 प्लस 14 54 हो गया। अब भी 54 ही आ रहा है। तो इस प्रकार आप इसका जब योग देखते हैं तो दोनों में योग 54 आ रहा है। इसको आप, इस नियम को आप क्या कहेंगे? ये जो नियम है इसको हम योग का साहचर्य नियम कहते हैं। योग का साहचर्य नियम यानी एसोसिएटेड लॉ। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ ओवर सम ऑफ नंबर्स। तो इस तरह से आज हमने सामान्य नियम पर, यानी जो सामान्य रूल है अंकगणित के या ज्यामिति के, उसके ऊपर हमने एल्जेब्रिक यानी बीजीय चरों का प्रयोग करते हुए उन नियम को सामान्यकृत किया है, यानी जनरलाइज किया है। अच्छा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।